लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में अगोराफोबिया को। एंजाइटी डिसऑर्डर की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी में से जो नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो है जी अगोराफोबिया। अगोरा के अगर आप मीनिंग को देखते हैं तो अगोरा का मतलब होता है ओपन प्लेसेस, ठीक है। और फोबिया का मतलब मैंने आपको प्रीवियस जब सोशल फोबिया समझाया था तो तब भी इसका मतलब समझाया था। और यहाँ पे आ जाता है ओपन स्पेसेस में फियर। अगर इंसान के अंदर ओपन स्पेसेस, क्लोज स्पेसेस या इस तरह की जगह, क्राउडेड स्पेसेस की वजह से वहाँ पे अगर जाता है तो उसके अंदर अगर फियर प्रोड्यूस होता है तो उसको हम अगोराफोबिया कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगोराफोबिया होता क्या है, हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं अगोराफोबिया के, उसके बाद देखेंगे कि इसकी प्रीवेलेंस क्या है, इसके अलावा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम इसके ट्रीटमेंट को भी देखेंगे कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो अगोराफोबिया जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर की सीरीज़ में से है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इसमें इन्वॉल्व होता है आपके पास फियर, ठीक है, एंड अवॉइडिंग प्लेसेस और सिचुएशन। पहली बात कि फियर होगा, दूसरी बात कि उन सिचुएशंस को अवॉइड करेगा दैट माइट काज पैनिक और फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, हेल्पलेस और एम्बैरेस्ड। तीन चीज़ें हैं आपके पास कि यहाँ पे पेशेंट की थिंकिंग क्या है आपके पास, इसको आपने नोट करना है कि पेशेंट की थिंकिंग क्या है। वो कहता है कि मैं ट्रैप हो जाऊँगा, मैं हेल्पलेस हो जाऊँगा, मेरी कोई मदद को नहीं आएगा, इसके अलावा मैं एम्बैरेस हो जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे जो क्लाइंट होता है या जो पेशेंट होता है बेसिकली उसको खुली जगह पे जाने से, इसके अलावा जो क्लोज प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जाने से, और जो क्राउडेड सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे जाने से उसको फियर होता है। और उसके पीछे उसका थॉट ये होता है कि मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा, ठीक है। और पैनिक अटैक जब आएगा तो मेरे पास ये तीन चीज़ें मेरी सिचुएशंस में आएंगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि मैं ट्रैप हो जाऊंगा उस सिचुएशन के अंदर, मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा, मेरी कोई मदद नहीं करेगा जब मुझे पैनिक अटैक आएगा, और मैं एम्बैरेस फील करूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, और इस तरह की उसको थिंकिंग आ रही होती हैं। तो बेसिकली आपके पास ये डेफिनेशन है इसकी। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो अगेन वही चीज़, इसमें रिस्क फैक्टर्स वही हैं। आपके पास जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स पाए जा सकते हैं, ठीक है, आपके पास एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर पाए जा सकते हैं, और आपके पास टेम्पोरल रिस्क फैक्टर्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिस्क फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे सेम वही है। अब रिस्क फैक्टर टेम्परामेंट रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें क्या आ सकता है, न्यूरोटिक, ठीक है, न्यूरेटिक डिस्पोजिशन आ सकती है, नेगेटिव अफेक्टिविटी या फिर न्यूरोटिसिज्म आ सकता है, वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की थी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो चाइल्डहुड ट्रॉमास आ सकते हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर हो सकता है कि पेशेंट ने इससे पहले किसी ऐसी सिचुएशन में जिन सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है या जहाँ से जाने को वो अवॉइड कर रहा है और जिसकी वजह से उनको फियर काज हो रहा है, उस सिचुएशन को उसने इससे पहले भी फेस किया है, और उसने जब इस चीज़ को फेस किया है तो वो अगेन उन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जेनेटिक काजेज़ भी हो सकते हैं। हेरिडिटी में अगोराफोबिया के जो काजेज़ हैं वो 61% तक होते हैं, कि 61% जो है आपके पास ये जेनेटिकली काज होता है आपके पास। इसके अलावा इसकी प्रेवलेंस देखी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 1.7% जो एडोलेसेंट और अडल्ट हैं अगोराफोबिया के वो डायग्नोज होते हैं हर साल, और फीमेल्स में इनकी रेशो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू जो मेल होते हैं उनके, क्योंकि फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है अकॉर्डिंग टू DSM-5 है। सबसे पहले अगर आप इसमें फर्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्राइटेरिया ए है, मार्क फियर और एंजाइटी अबाउट 2 ऑफ द फॉलोइंग 5 सिचुएशंस। कहते हैं कि ये आपके पास 5 सिचुएशंस दी गई हैं, इनमें से किसी का 2 का होना आपके पास ज़रूरी है, तब जाके आपका जो क्राइटेरिया नंबर ए है वो फुलफिल होगा। सबसे पहली जो आपके पास सिचुएशन दी गई है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब पेशेंट जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि क्राउड होगा, ठीक है, वहाँ पे सोशल सिचुएशन है, वहाँ पे लोग होंगे, और लोग क्या है कि अनफेमिलियर पीपल होंगे। जब अनफेमिलियर पीपल के बारे में वो सोचेगा और वो कहेगा कि यहाँ पे मेरा कोई अटैच फिगर नहीं है, और अटैच फिगर ना होने की वजह से वो उसके माइंड में ये थिंकिंग आएगी कि मुझे अगर पैनिक अटैक हो जाता है
तो यहाँ पे मुझे तो कोई जानता नहीं है, तो क्या होगा कि मैं हेल्पलेस हो जाऊँगा, मैं इस सिचुएशन में ट्रैप हो जाऊँगा और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए उसको आ सकता है, जैसे ऑटोमोबाइल, बसेस, ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स वगैरह इस सिचुएशन में आ सकता है। दूसरी क्या कंडीशन है, बीइंग इन ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस क्या है, पार्किंग लॉट्स, मार्केट प्लेसेस या ब्रिजेस। अब यहाँ पे भी आप सिचुएशंस, इन पांचों में जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, इन पांचों में क्या है, एक ऐसी सिचुएशन वो फेस कर रहा है जहाँ पे उसको अनफेमिलियर पीपल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे क्या है आपके पास, बीइंग इन इनक्लोज प्लेसेस, शॉप, थिएटर और सेमिनार्स वगैरह, स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन अ क्राउड, बीइंग आउटसाइड ऑफ द होम। ये सारी सिचुएशंस जो हैं इनमें से आपको दो रिक्वायर होती हैं। अगर दो एक पेशेंट के अंदर पाई जाती हैं इनमें से, तो आपका जो क्राइटेरिया नंबर ए है वो फुलफिल हो जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि ये अपने ट्रस्टेड पर्सन के बगैर कहीं भी जाने को पसंद नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके माइंड में ये चीज़ होती है कि अनफेमिलियर पीपल होंगे, अनफेमिलियर प्लेसेस होंगी, तो क्या होगा कि मुझे पैनिक अटैक अगर आ जाता है तो मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। ये बेसिकली इनकी थिंकिंग होती है। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्राइटेरिया नंबर बी। क्राइटेरिया नंबर बी आपके पास जो है वो है, द इंडिविजुअल फियर्स और अवॉइड दीज सिचुएशंस बिकॉज ऑफ थॉट्स दैट एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट और हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल। ये वही चीज़ है कि मैंने आपको जो बताई है कि उसके थॉट्स क्या होंगे कि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इससे बाहर निकलना, और दूसरी चीज़ कि मेरी कोई मदद नहीं करेगा, मेरी मदद के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। तो क्या होगा कि पैनिक लाइक सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी मुझे, और मैं एम्बेरस फील करूँगा, फियर ऑफ फॉलिंग इन द एल्डरली, फियर ऑफ इनकॉन्टिनेंस। तो ये क्या है आपके पास कि उसका फियर होगा मुझे जब पैनिक अटैक होगा। पैनिक अटैक में क्या है, बेसिकली कल जब हमने इसको डिस्कस किया था तो पैनिक अटैक में हमने देखा था कि जो ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आती हैं, तो वो फेंट भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में वो क्या कहता है कि अगर मैं फेंट हो जाता हूँ तो मैं एम्बेरस फील करूँगा। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर सी को देखें, द अगोराफोबिक सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवोक फियर एंड एंजाइटी। सेम सिचुएशन पैनिक डिसऑर्डर वाली है। उसके बाद आपके पास द अगोराफोबिक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे बात हुई है पैनिक लाइक सिम्टम्स की, ये पैनिक अटैक्स की बात हो रही है, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर की बात नहीं हो रही। पैनिक डिसऑर्डर इज समथिंग एज, ठीक है, और पैनिक अटैक्स जो हैं वो हर डिसऑर्डर के साथ हो सकते हैं। जितने भी आपके पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इनके साथ पैनिक अटैक्स हो सकते हैं और आप इनको कोमॉर्बिड कर सकते हैं। लेकिन जो पैनिक डिसऑर्डर है वो एक अलग चीज़ है, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आपके पास क्राइटेरिया नंबर डी आ जाता है, द अगोराफोबिक सिचुएशन आर एक्टिवली अवॉइडेड, required the presence of companion or endure with intense fear or anxiety। ये वही चीज़ है आपके पास कि वो ट्रस्टेड पर्सन जो है उसको साथ लेकर चलेगा और उसके बगैर घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है क्राइटेरिया नंबर ई। क्राइटेरिया नंबर ई में है, द फियर और एंजाइटी इज़ आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। ये जो कॉमन सिम्टम्स हैं आपके पास क्राइटेरिया सी से लेकर क्राइटेरिया जी आगे जो सोन सिम्टम्स हैं सारी, ये सारी आई थिंक पैनिक डिसऑर्डर इसमें कॉमन सी हैं। द फियर और एंजाइटी इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल, यानी एक्चुअल में डेंजर उतना नहीं होगा लेकिन उसका जो फियर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल डेंजर है सिचुएशन का। द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ परसिस्टेंट, हमेशा होगी। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें वो रज़ामंद हो जाए उस चीज़ के लिए, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसके लिए वो अवॉइड कर दे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं आपके पास, वो हमेशा अवॉइड करेगा इन सिचुएशंस को जाने से, ठीक है, और पैनिक करेगा इन सिचुएशंस में जब भी उसको जाना पड़ेगा। तो टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ, इसका ड्यूरेशन है आपके पास 6 मंथ का। क्राइटेरिया नंबर जी इज़ द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस causes clinically significant distress or impairment in social, occupational and other important area of functioning। तो ये आपके पास डिस्ट्रेस कैसे काज होगा कि जब वो घर से बाहर ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या नीड है, उसको एक ट्रस्टेड पर्सन की नीड है। तो ट्रस्टेड पर्सन के बगैर अगर वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो जॉब पे नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाता या इस तरह की सिचुएशन में नहीं जाता, तो क्या होगा कि वो टोटली डिपेंड हो जाएगा दूसरों के ऊपर, और दूसरा उसकी जो सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी फंक्शनिंग एरियाज़ हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर जी आ जाता है, दैट इज़ इफ़ एन अदर मेडिकल कंडीशन। आपने इस चीज़ को देख लेना है कि कोई उसको दूसरी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। क्या हो सकती है दूसरी मेडिकल कंडीशन? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकती है। इस सिचुएशन में भी जो है पेशेंट इस तरह की सिम्टम्स को शो कर सकता है। पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एंजाइटी, अवॉइडेंस, फियर और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आएगा आपके पास क्राइटेरिया नंबर आई, द फियर, एंजाइटी और अवॉइडेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम। किसी और मेंटल डिसऑर्डर से ये बेटरली एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए। और मेंटल डिसऑर्डर कौन से हो सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो पैनिक अटैक आपको हर डिसऑर्डर के साथ मिल सकते हैं, हर डिसऑर्डर के साथ नज़र आएंगे आपको, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोबिया में भी आपको नज़र आ सकते हैं, सिचुएशनल टाइप में भी नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है ऑब्सेशन में भी नज़र आ सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन में क्या है कि सिचुएशन किसी एक या दो सिचुएशन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, स्पेसिफिक सिचुएशन में वो ऐसा पैनिक होगा या ऐसा फियर उसमें आएगा कि मैंने यहाँ पे नहीं जाना। लेकिन हमने यहाँ पे बात की है कि अगोराफोबिया में वो ऑलवेज और परसिस्टेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें बॉडी डिस्मॉर्फिया आ जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ सकता है, ओसीडी। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इवेंट, अब हमने चाइल्डहुड की बात की थी तो उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और पोस्ट ट्रॉमेटिक आ जाता है डिसऑर्डर। इसके अलावा फियर ऑफ सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है उसको। तो ये सारी चीज़ों को आपने जो क्लियरली है इनको नोट डाउन करना है और इनको डिफ्रेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ ड्यूरेशन एंड द गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डायग्नोज करना है कि आया ये डिसऑर्डर्स जो हैं, ये जो आपको सारे दिए गए हैं कि इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं डिसऑर्डर्स को, और उसके बाद आप इसको डायग्नोज करेंगे कि इसके क्राइटेरिया और इसको देखने के बाद। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या है आपके पास कि आप इसको दोनों टाइप्स आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। आप पेशेंट को मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेशन भी दे सकते हैं और साइकोथेरेपी दे सकते हैं। साइकोथेरेपी में क्या है कि आप उसको गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से इससे कोप अप करना है। आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है आपने फियर को जो है वो अवॉइड नहीं करना, इन प्लेसेस पे जाने को अवॉइड नहीं करना, आपने इनको फेस करना है। आपने अपने फियर पे काबू पाना है, किस तरह से काबू पाना है आप इन सब को जो आपके पास क्लाइंट है उसको इस तरह से गाइड करेंगे। उसके बाद आप इसको मेडिसिन भी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अगोराफोबिया को डिस्कस किया, कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।